ओडिशा के पुरी में आज से जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए पुरी में बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई है। रथ यात्रा का कार्यक्रम 1 जुलाई से शुरू होकर 12 जुलाई तक चलेगा। रथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास की द्वितीया को भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ का रथ नदी घोष सबसे ऊंचा 45.6 फीट का है। इसके बाद बलराम जी का रथ ताल ध्वज 45 फीट का और बहन सुभद्रा का रथ दर्प दलन 44.6 फीट का होता है। तीनों रथों का रंग भी अलग अलग होता है। पिछले 2 साल से पुरी में भगवान जगन्नाथ यात्रा निकाली तो जा रही थी, लेकिन कोरोना की वजह से उतनी धूमधाम से रथ यात्रा का उत्सव नहीं मनाया जा रहा था और न ही भक्त इस यात्रा में शामिल हो पा रहे थे। लेकिन इस बार जगन्नाथ यात्रा पूरी पारंपरिक तौर तरीकों से निकाले जाने की तैयारी है। कोरोना के पहले रथ यात्रा में 7 से 10 लाख श्रद्धालु आते थे, लेकिन इस बार 12 से 15 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल हुए और उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। आरती के बाद मंदिर के पुजारियों ने उन्हें अंगवस्त्र और प्रसाद दिया। गृहमंत्री के अलावा राज्य के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग इस मंगला आरती का हिस्सा बने। इस मौके पर मंदिर की फूलों और बिजली की झालरों के साथ सजावट की गई। भगवान जगन्नाथ की इस 145वीं रथ यात्रा में राज्य भर से लाखों लोगों की शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए शहर में 25,000 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। अहमदाबाद की भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की खासियत यह है कि रथ यात्रा में सबसे पहले 17 हाथी 101 ट्रक में भगवान जगन्नाथ की अलग अलग झांकियां निकाली जाती हैं। अहमदाबाद के जगन्नाथ से शुरू होने वाली रथ यात्रा से सरसपुर इलाके में जाएगी और इसे भगवान के मामा के घर कहा जाता है। माना जाता है कि यहां 2 लाख से ज्यादा लोग भगवान के प्रसाद के तौर पर भोजन ग्रहण करेंगे। इसके बाद पुराने अहमदाबाद में प्रेम दरवाजा से होते हुए यात्रा शाम को मंदिर में वापस लौट जाती है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद रथ यात्रा के लिए पहुंचे हैं। वो रथ के अंदर सोने की झाड़ू लगाएंगे और खुद रथ खींचकर रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। અને ભક્તજનો પોતાની આંખે અડાડે છે। ભક્તજનો 2 साल बाद दर्शन की मुराद पूरी हुई तो भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाबा बर्फानी की एक झलक पाने की जो तपस्या पिछले कुछ दिनों से इन भक्तों ने की थी, वो अपने मुकाम तक पहुंची तो पूरा माहौल हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। श्रीनगर में राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वर्चुअल तरीके से ही बाबा बर्फानी की पूजा की और तीर्थ यात्रा सुरक्षित तरीके से संपन्न होने की कामना की। अमरनाथ यात्रा जो है ये रक्षाबंधन तक चलती रहेगी और 11 अगस्त को रक्षाबंधन है। उसी दिन इस साल की अमरनाथ यात्रा जो है वो संपन्न हो जाएगी। लेकिन उस बीच जो है अमरनाथ यात्रा अब काफी आसान कर दी गई है सरकार और प्रशासन की कोशिशों के चलते। इस बीच अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में जुटी सेना ने परंपरा को कायम रखते हुए यात्रा मार्ग में एक सर्वधर्म प्रार्थना स्थल बनाया है, जहां यात्रा से जुड़े सभी धर्मों के लोग अपनी धार्मिक आस्था के मुताबिक पूजा अर्चना, इबादत और अरदास कर सकते हैं। पिछले कई दिनों से 40 डिग्री तापमान से झुलस रही दिल्ली के लिए इससे राहत की बात और कोई हो ही नहीं सकती थी। आसमान तकते लोगों के लिए बारिश से बड़ी कोई सौगात हो ही नहीं सकती। वैसे तो मानसून के आने की भविष्यवाणी 2-3 दिन पहले से ही थी, लेकिन बादल अपनी ही मर्जी से आते हैं और इस बार भी अपनी मर्जी से आए। इसके साथ ही दिल्ली में मानसून की एंट्री हो गई। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में मानसून आखिर पहुंच ही गया और जो नॉर्मल डेट है वो मानसून की 27 जून थी, लेकिन आज 30 जून को मानसून ने दिल्ली में दस्तक दे दी है। हालांकि पिछले कई दिनों से ये पश्चिमी बिहार के ऊपर अटका हुआ था, लगभग 8 से 10 दिनों के दौरान, क्योंकि पश्चिमी हवाएं चल रही थी। दिल्ली एनसीआर के साथ ही उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में बारिश का इंतजार खत्म हो गया। लखनऊ से लेकर अंबाला और चंडीगढ़ तक बादलों ने खूब मेहरबानी की। अपने तय समय से मानसून के तमाम इलाकों में पहुंचने की मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी सच साबित होती नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। गुरुवार को शाम 7:30 बजे शिंदे को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इससे पहले महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के अंत का ऐलान करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी सरकार में शामिल होंगे, लेकिन वो सरकार से बाहर रहेंगे।
एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। फडणवीस के इस ऐलान के बाद बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय हुआ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह ने फडणवीस से सरकार में शामिल होने का अनुरोध किया, जिसके बाद फडणवीस ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी है। उदयपुर की घटना के बाद जहां एक तरफ पूरा देश उबल रहा है, इंसाफ की मांग हो रही है, एसआईटी के साथ साथ एनआईए भी मामले की जांच कर रही है। वहीं आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कन्हैयालाल के घर पहुंचे और वहां उन्होंने कन्हैयालाल के परिजनों से बात करके उन्हें सांत्वना दी। सीएम गहलोत कन्हैयालाल की मां, बच्चों और पत्नी से मिले। इस दौरान उन्होंने उनको 51 लाख रुपए का चेक सौंपा। गहलोत ने कन्हैयालाल के बेटों को सरकारी नौकरी दिलाने का भी आश्वासन दिया। कन्हैयालाल के परिजनों से मुलाकात के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कन्हैया की हत्या की घटना से पूरा देश दुखी है। अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास होगा। उन्होंने ये भी दोहराया कि पुलिस ने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया है। वहीं सीएम गहलोत से मुलाकात के बाद कन्हैयालाल के बेटे यश ने बताया कि उन्होंने सरकार से सुरक्षा की मांग की है और मुख्यमंत्री ने उन्हें सुरक्षा दिलाने का आश्वासन दिया है। आपने देश भर में कई गांव देखे होंगे जिसकी कुछ न कुछ विशेष खासियत होगी। आज हम बिहार के एक ऐसे ही गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के लोग अपने घरों की छतों पर विशेष आकृति बनाने को जाने जाते हैं। इससे घर की पहचान दूर से ही कर पाना संभव हो जाता है। यह खास गांव कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड में है। इस गांव का नाम बल्थी महेशपुर है। ग्रामीण अपने घरों को अलग पहचान देने के इतने शौकीन हैं कि छत पर सीमेंट से कुछ न कुछ विशेष आकृति बनवाते हैं ताकि उनके मकान को लोग आसानी से पहचान लें। इस गांव की चर्चा आसपास के इलाके में खूब होती है। जो भी आते हैं जानते हैं कि फुटबॉल जिसके मकान के ऊपर है वहीं चले आइए और वहाँ डॉक्टर सीबी मंडल रहते हैं। कहते हैं शौक बड़ी चीज होती है और यही शौक यदि जुनून बन जाए तो वो अलग पहचान देता है, जैसा कि कटिहार जिले के इस गांव को मिला है। हौसले बुलंद हो तो कोई रास्ता मुश्किल नहीं। सिवान के प्रियांशु बुलंद हौसले की ऐसी ही मिसाल है। 11 साल की प्रियांशु एक पैर से चलती हैं, लेकिन पढ़ने की ललक ऐसी है कि रोज एक पैर पर कूदते हुए स्कूल जाती है। प्रियांशु का स्कूल घर से 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन पढ़ने के जुनून में प्रियांशु हर रोज बिना रुके एक पैर पर स्कूल का सफर तय करती है। आर्टिफिशियल लेग से प्रियांशु का दोनों पैरों पर चलने का सपना साकार हो सकता है, लेकिन परिवार की गरीबी प्रियांशु के सपने का रास्ता रोक रही है। प्रियांशु के पिता गांव से बाहर मजदूरी करते हैं, जबकि प्रियांशु अपनी मां और दादी के साथ रहती हैं। नहीं है, बचपन से है मेरे पैर ऐसा। फिर भी एक पैर से स्कूल चली जाती है? हाँ। किस तरह से जाती है एक पैर से स्कूल? कूद कूद का। कितना दूर है स्कूल आपका? 2 किलोमीटर। प्रियांशु बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। उम्मीद है कि प्रियांशु को मदद मिलेगी और एक दिन वो अपने दोनों पैरों पर खड़ी होकर अपने सपनों की तरफ उड़ान भर सकेंगी। 4, 3, 2, 1, 0। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने एक और मुकाम हासिल किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सिंगापुर के 3 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया, जो किसी भी मौसम में दिन और रात में तस्वीरें ले सकेंगी। इसरो के रॉकेट PSLV C-53 ने तीनों सैटेलाइट्स को 570 किलोमीटर ऊंचाई पर तय ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। रॉकेट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा कमर्शियल लॉन्च है। इससे पहले 14 फरवरी 2022 को इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-52 EOS-4 मिशन लॉन्च किया था।